भानु प्रतापपुर को भूपेश पर भरोसा। कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीता। हिमाचल में जीत से भी भूपेश का कद बढ़ा। 2023 में बीजेपी अपनाएगी कौन सा फॉर्मूला? छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। सावित्री मंडावी ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया और इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। उपचुनाव का नतीजा बता रहा है कि सरकार पर लोगों का भरोसा कायम है। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत से भूपेश का कद बढ़ा है, क्योंकि भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। हालांकि कांग्रेस भी इस जीत में उत्साहित दिख रही है। ये बताते हैं कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। भानु प्रतापपुर के सबसे पहले तो वहाँ के इस क्षेत्र विधानसभा के जनता को, मतदाता को, मेरे कार्यकर्ता को और व्यापारी लोग को, मतदाता भाई को बहुत बहुत बधाई। दूसरा बधाई हमारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए, एक 15 साल का सरकार, एक 4 साल का सरकार, इसमें आज वोट लगा के जनता ने दिखा दिया। लगातार उपचुनाव में मिल रही हार से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जनता कांग्रेस पर ही भरोसा जता रही है। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी का कहना है कि यह सीट कांग्रेस की रही है, इसलिए नतीजा चौंकाने वाला नहीं है। चौंकाने वाला कोई परिणाम नहीं है। ये सीट कांग्रेस की रही है। हम लोगों ने अच्छे से चुनाव लड़ा और हमको उम्मीद थी कि हम इस चुनाव को जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार के वो हथकंडा अपनाते हैं आरक्षण को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, तो उसका भानु प्रतापपुर का उपचुनाव का, यदि हम पूरा उपचुनाव बोल रहा हूँ मैं, उस सीट का हम देखेंगे नेचर, तो नेचर देखेंगे तो 2-3 बार हम जीते हैं, बाकी लगभग कांग्रेस ही जीत की ओर रही है। जाहिर तौर पर बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है और बीजेपी मंथन करेगी भी, लेकिन सवाल यही है, क्या बीजेपी को भूपेश के चेहरे का तोड़ नहीं मिल रहा? क्या बीजेपी के पास 2023 में कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए कोई ठोस रणनीति है? खैर, अगले साल विधानसभा चुनाव में इस उपचुनाव का असर कितना दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा है भूपेश पर भरोसा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा भूपेश सरकार पर कायम है। ऐसे चुनौती अब बीजेपी की बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को लगातार उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी के पास भूपेश से टक्कर लेने का कोई प्लान है? चर्चा आज हम इसी पर करने वाले हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम जल्दी से करवा देते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन जी और बीजेपी नेता है देवलाल ठाकुर जी। तो वही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीसी दत्त। तो वही स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप चारों का ही आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले स्टेट एडिटर आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य जी, देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं। आज जो जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, इस जीत के मायने आपसे समझना चाहेंगे। देखिए ऋतु जी, समझने के लिए एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूं। 65,000 से ज्यादा वोट मिले हैं सावित्री मंडावी जी को। दूसरे नंबर पर ब्रह्मानंद नेताम, जिन्हें लगभग 44,000 वोट मिले, और तीसरे नंबर पर अकबर राम कोरवाम, जो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से प्रत्याशी थे, पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, उनको वोट मिले 23,371। मतलब अगर बीजेपी और एसी, उनका जो चिन्ह था, चुनाव चिन्ह, वो एसी था, एयर कंडीशन। सर्व आदिवासी समाज और बीजेपी के अगर टोटल वोट को भी हम जोड़ देते हैं तो भी 67,000 के आसपास जाता है। और सावित्री मंडावी का खुद का वोट है 65,327। मतलब ये दोनों मिल के भी पास पहुंच रहे हैं कांग्रेस के। अगर अकबर राम कोर्राम नहीं होते तो ये वोट जो 65,000 सावित्री मंडावी ने पाई है, निश्चित तौर पर वो 1 लाख के आसपास जाता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, इतना फेवरेबल सिचुएशन था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आदिवासी आरक्षण वाला मामला इतना तेजी के साथ तूल पकड़ रहा था और कांग्रेस सरकार के प्रति काफी ज्यादा निराशा थी, आदिवासियों की काफी ज्यादा विरोध था सरकार को लेकर।
उस विरोध का भी अगर आप फायदा नहीं उठाए, उस विरोध के बाद भी आप राजनीतिक लाभ नहीं ले पाए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचनी है कि आखिर 2023 का प्लान क्या होगा। आखिरी 5वां उपचुनाव था। सबसे बड़ी बात है 4 साल के पहले तक जब उपचुनाव होते हैं तो यह माना जाता है कि जिसकी सत्ता रहती है वो जीतता है, लेकिन आखिरी का 1 साल वो डिसाइडिंग 1 साल जब जनता का आक्रोश बढ़ता है, काम नहीं हुए उसके प्रति, जनता ये सोचती है कि पिछली सरकार ज्यादा बेहतर थी, ये सरकार बेहतर नहीं है। लेकिन इस जनता ने, यहाँ की जनता ने बहुत साफ बता दिया कि वो 4 साल के कामों पर भरोसा कर रहे हैं और अभी भी कांग्रेस का कोई, भूपेश बघेल का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचनी है, क्योंकि 1 साल से भी कम समय बच गया है। अब नहीं तो कब जागना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और निश्चित तौर पर रोड मैप के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल आदित्य जी, इस पर हम बीजेपी से भी जवाब लेंगे कि अब नहीं तो कब, लेकिन सबसे पहले नितिन जी के पास भी चलते हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो देखिए, जीत का पंच उपचुनाव में लगा है, जीत का श्रेय किसे देंगे? क्योंकि आज कांग्रेस की बात की जाए तो आज खुशी का दिन है और इसकी बधाई भी मैं आपको देना चाहूंगी। आपके चैनल में जी थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके चैनल में भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को, वहाँ की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और रहा सवाल इस चुनाव के विषय में जो आपने हमें चर्चा पे आमंत्रित किया है, आप लोगों का भी धन्यवाद। देखिए, 4 वर्षों का काम था, मनोज मंडावी जी और भूपेश बघेल का नाम था। नाम और काम के आधार पर जनता ने पुनः हमारे ऊपर विश्वास जताया। इन 4 वर्षों में 4 उपचुनाव हम लगातार जीते हैं। ये 5वां उपचुनाव था, 5वां चुनाव भी हम बिल्कुल जीते। बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए आखिरी तक के। आज मैं आपके इस डिबेट के शुरू होने से पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी की बाइट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये तो सीट पहले से इनके पास थी और ये तो जीत गए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यही लोग तो 4 दिन पहले बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत रहे। तो इनके सारे दावे धरे के धरे रह गए। जो भी सबसे पहली बड़ी बात ये रही कि इस चुनाव को वहां की जनता ने बुराई और अच्छाई के उसमें लिया और आप ये देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी, जो एक पति धर्म का पालन करते हुए इस चुनाव मैदान में उतरी और बिल्कुल इसके नतीजे जो हैं वो आप देखिए, आपके सामने हैं। बिल्कुल नतीजे हम देख रहे हैं। देवलाल जी के पास चलते हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। सर, चूक आखिर कहाँ हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई चूक नहीं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग जो हवा फैला रहे हैं, इनके दोहरा चरित्र जो इस वक्त इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आया, इन लोगों ने जिस प्रकार से अभी भूपेश है तो भरोसा, इनको भूपेश है तो भरोसा नहीं था, इनको अपने षड्यंत्रों पर भरोसा था, इनको सहानुभूति पर भरोसा था। अगर ये जनता के बीच में आप पूरे भानु प्रतापपुर चुनाव में देखेंगे तो कहीं पे भी अपने कामों के बदौलत किसी से वोट नहीं मांगा। इन्होंने सर्वप्रथम षड्यंत्र को चुना, षड्यंत्र करके स्वांग रच के इन्होंने पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आरोपों से घेर कर चरित्र लांछन लगाकर उसको जनता के सामने पेश कर दिया, जिसका कहीं ना कहीं से असर इनको दिखा, जबकि यह सत्य नहीं है। और उस प्रत्याशी को किसी भी प्रकार षड्यंत्र में घेर दिया। देवलाल जी, दूसरी तरफ एक देवलाल जी कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है राजनीति में। आपको किसी ने रोका था? आप तो पहले यही कह रहे थे कि सहानुभूति वोट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ब्रह्मानंद का आपने नाम लिया, क्या बोलना चालू किया? अभी से आप दोनों कांग्रेस के हो गए ऐसा लग रहा है मुझे। अरे मुझे आपको ऐसा लग रहा होगा जी, हम लोग बहुत कंसर्न है, अवसाद में बहुत कंसर्न है हम लोग बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी है। तो कौन करेगा? सब जगह कांग्रेस इनको कांग्रेस दिख रही है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। अरे एक एक करके आइए ना, मैं बता रहा हूँ। नितिन जी एक मिनट, ब्रह्मानंद, देवलाल जी सुनिए मेरी बात। देवलाल जी हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सुधरे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करती जनता, क्यों? क्योंकि विपक्ष की भूमिका निभा रही है, 4 उपचुनाव हार चुके हैं और इससे फेवरेबल सिचुएशन थी नहीं आपके लिए, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि अब नहीं तो कब। हम भारतीय जनता पार्टी की कोई जनता दुश्मन नहीं है। जी सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपकी बातों को कहीं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से आप दोनों एक साथ बोलना चालू कर दिए तो मेरे बोलने में व्यवधान पैदा हो रहा था, इसलिए मैंने आपको आगाह किया कि कम से कम मुझे बोलने तो दिया जाए। आप मेरा पक्ष तो जान लीजिए, उसके बाद आपके विचारों को सुनने के लिए तो मैं बैठा ही हूं, कहाँ जाऊंगा।
मैंने कहा कि एक तरफ षड्यंत्र था, दूसरी ओर सहानुभूति। दिवंगत जो मनोज मंडावी थे, उनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया, तो कहीं न कहीं जनता के बीच में एक ट्राइबल क्षेत्र है, तो सहानुभूति नाम की भी एक चीज थी वहां पर, जो बाद में हमें एहसास होता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक चीज मुझे देखने को मिला कि इस सरकार कहीं पर भी अपने किए कार्यों से वोट नहीं मांगी। हाँ, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ा जिससे आदिवासियों को अपमानित किया जाए, बदनाम किया जाए। उसके लिए इस सरकार ने विज्ञापन तक जारी करके यह आरोप लगा दिया कि आदिवासी समाज के लोग बिके हुए हैं, बिकते हैं, और आदिवासी समाज को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। और आदिवासियों की इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर भारत देश में यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आदिवासियों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जो दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मेहनत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ वोट को मांगा, जिसका परिणाम है कि 45-46 हजार वोट ब्रह्मानंद नेताम पाए हैं। कोई कम वोट नहीं होता। आप पिछले चुनावों में देखेंगे तो ये वोट कांग्रेस के लिए बहुत है, लेकिन हम लोगों ने लोगों के बीच में गए। जनादेश का सम्मान करो यार, जो है ठीक है। चलिए आप दोनों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पीसी दत्त जी भी जुड़े हुए हैं। सर से भी बात कर लेते हैं, जरा उनका कमेंट भी ले लेते हैं। पीसी जी, जरा ये बताइए, देखिए 2023 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, उसके ठीक पहले अगर देखा जाए तो ये आखिरी उपचुनाव था छत्तीसगढ़ का, और जीत जो दर्ज की है कांग्रेस ने, उसके सियासी मायने हम आपसे समझना चाहेंगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी ऋतु जी, ये जो चुनाव था ये कांग्रेस के लिए जिस तरह से एक आखिरी इंडिकेशन की तरह था कि इस चुनाव में कांग्रेस अगर जीत हासिल करती है तो उसके शासन व्यवस्था पे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, उसके पास कोई उस तरह से दिक्कत नहीं है। लेकिन आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक मैसेज जो जाएगा, उसके लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण था। इसलिए जीत के लिए कांग्रेस के सारे जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग पूरी तरह से लगे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के सामने किस तरह से वो जो चुनौती थी, तो उसमें सबसे शुरुआत में प्रत्याशी चयन में जो उनसे गलती हुई वो एक चुनौती हो गई थी भाजपा के सामने। बाद में उन्हीं के कार्यकर्ताओं से जिस तरह से जानकारियां मिली कि वहीं से पता चला कि कोई जो केस है पेंडिंग है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने मामले में नहीं दी थी, तो ये मामला खुला और इसके कारण भाजपा एक तरह से मतलब रक्षात्मक स्थिति में आ गई। पीसी जी ने अभी जिक्र बनी किया, भानु प्रतापपुर क्षेत्र में जो चुनौतियां थी, आदिवासी आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा था, और आदिवासी आरक्षण के अलावा ओबीसी जो कम्युनिटी है उसमें भी बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल। और प्रायः वहां के हर कस्बे में ये रैलियां हुई थी, जिससे गांव-गांव में ओबीसी संगठन तैयार हुआ था। अब यहाँ पर रणनीतिक रूप से जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से विधेयक ला करके उसमें ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को हाईलाइट करके उसको प्रचारित भी किया गया, और वो विधानसभा में जिस तरह से पास किया गया, तो भले आगे के प्रोसेस में वो कब लागू हो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी जो एक तरह से यूनाइटेड हुई थी, उसके वोट भी कांग्रेस में सीधे गए होंगे, ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं। पीसी जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, आप दो बातों का जिक्र कर रहे थे। एक तो जो आरक्षण विधेयक पारित हुआ था उसको लेकर आपने बात कही, आदिवासी आरक्षण, जी माफ कीजिएगा, आरक्षण विधेयक की ही मैं बात कर रही हूँ कि वो पारित हुआ था, और इसके साथ साथ इसको लेकर भी हम कमेंट लेंगे। आदित्य जी, आपसे ये दोनों ही चीजें समझना चाहेंगे जो पीसी जी अभी जिक्र भी कर रहे थे। एक तो ये जो आरक्षण का विधेयक पारित हो गया था, एक ये फैक्टर, या फिर जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी को चयन को लेकर भी उन्होंने बात कही, इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देवलाल जी भी मौजूद हैं, नितिन जी मौजूद हैं। देवलाल जी सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बार मैंने किसी उपचुनाव में कांग्रेस को प्रॉपर तरीके से लड़ते नहीं देखा। मैं ऑन ग्राउंड था, तकरीबन 14 से 15 दिन मैंने भानु प्रतापपुर में गुजारे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि सरकार इस चुनाव को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, कांग्रेसी मंत्री इस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। जिन मंत्रियों को जवाब दे, केवल कवासी लखमा वहां पर डटे हुए थे, बाकी किसी मंत्री का आता पता नहीं था। कांग्रेस जो कहीं ना कहीं खैरागढ़ उपचुनाव में लगातार एग्रेसिव मोड पे थी, केवल और केवल कवासी लखमा और खुद मंडावी जी की जो पत्नी सावित्री मंडावी, उसके अलावा कोई फील्ड पर नजर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था इससे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही नहीं सकती थी।
सबसे एक बड़ी गलती वही हुई है प्रत्याशी चयन में। देवलाल जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, निश्चित तौर पर वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक बड़ा असर करता है महिलाओं के वोट बैंक पे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आरक्षण विधेयक निश्चित तौर पर पारित हुआ, लेकिन बहुत सही है, आरक्षण का विश्वास अभी भी आदिवासी नहीं कर पा रहा, ये भी सच्चाई है, नहीं तो 23,000 से ज्यादा वोट अकबर राम कुर्राम को नहीं मिलते। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मुख्यमंत्री जानते थे कि आरक्षण का नुकसान होगा, इसलिए उस आरक्षण विधेयक में 27% ओबीसी को लाया गया, ताकि अगर आदिवासियों का वोट हमको नहीं मिले तो कम से कम 27% आरक्षण विधेयक में ओबीसी का जिक्र अगर हम कर देंगे तो वो पूरा ओबीसी यूनाइट हो जाएगा, और ओबीसी यूनाइट होकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मतलब कांग्रेस को वोट करेगा। ये दो फैक्टर मेजर थे रितु जी, जो इस चुनाव में काम करें, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को सफलता मिली है। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष की भूमिका के नाते भारतीय जनता पार्टी को एक साल में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखिए, उपचुनाव निश्चित तौर पर रूलिंग पार्टी जीतती है, लेकिन अभी भी काम करने के लिए समय है, और अब अगर समय बचा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। जनता के अधिक से अधिक मुद्दे लेकर सड़क पर आने चाहिए, क्योंकि यही कांग्रेस ने किया था 2016 से लेकर 2018 के बीच, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला था, और यही फायदा बीजेपी को तब मिलेगा जब नीचे स्तर की सेकंड लीडरशिप तैयार होगी और नए चेहरे सामने आकर जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। रितु जी, बिल्कुल। तो आदित्य जी, दोनों ही पार्टियों से जरा इस पर भी कमेंट ले लेते हैं कि आरक्षण विधेयक जो पारित हुआ था, क्या इसका असर भी वो उपचुनाव में देखते हैं कि कांग्रेस को जीत मिली, तो वही देखिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी भी चल रही थी, तो क्या वो एक हार की वजह बनी? जल्दी से आप दोनों से कमेंट लेना चाहूंगी, देवलाल जी और नितिन जी। सबसे पहले नितिन जी आपका कमेंट चाहूंगी मैं। ऋतु, आरक्षण के मुद्दे पर मैं आऊंगा। आरक्षण का जो ये विधेयक जो लाया गया और ये सब किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, कोई भी मकान खड़ा होता है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए बिल्डिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में जब इसको लागू किया तब इसकी नींव ही कमजोर थी। 21 याचिकाएं लगी थी, बराबर रूप से करस्पॉन्डेंस नहीं किया, शपथ पत्र प्रॉपर रूप से नहीं दिए, ननकी राम कंवर और चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करनी थी वो इन्होंने नहीं की। तो ये सारी चीजें वहां के मतदाताओं ने, आदिवासियों ने, ओबीसी ने समझी कि ये भारतीय जनता पार्टी की करनियों का पाप कांग्रेस धोने का काम कर रही है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री बिल्कुल संवेदनशील है, उन्होंने तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाया और गवर्नर ने कहा कि आप तत्काल सत्र बुलाइए और सत्र बुलाकर विधेयक पास करके मेरे पास भेजिए, मैं हस्ताक्षर करूंगी। 2-3 दिन में मुझे उम्मीद है कि ये कानून पास भी हो जाएगा, गवर्नर मैडम इस पर हस्ताक्षर भी कर देगी। जनता का जनादेश मैंने देखा है, भाजपा स्वीकार नहीं करती आखिरी तक के। निश्चित तौर पर एक बलात्कारी और दुष्कर्म के आरोपी को टिकट दी, पूरी भाजपा का चाल और चरित्र इस चुनाव से पूरे देश में जाहिर हुआ है कि जिस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए बात करनी चाहिए, जिस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए, चलिए हम आरक्षण को लेकर कमेंट ले रहे थे। नितिन जी, दोबारा मैं आपके पास घर घर जाकर वोट मांगने का काम, देवलाल जी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। आरक्षण को लेकर अगर देखा जाए तो उपचुनाव पर कितना असर देखते हैं? देखिए, अभी जो नामदेव जी बोल रहे थे ना कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ, उसको मैं मानता हूं कि षड्यंत्र हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र निपटने के लिए काम कर रही है। और दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आरक्षण के मामले में बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस वर्ग से वर्ग को आपस में लड़ाने का कार्य किया है, और अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो 27% आरक्षण देकर और आदिवासियों को 32% आरक्षण के लिए विधेयक जो पेश किया है, वो पूरा भानु प्रतापपुर विधानसभा को देखते हुए पेश किया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अन्य प्रदेशों में जैसे कि पहले भी किया गया है, ये 9वीं अनुसूची का उपयोग करने की जो मंशा इन लोगों ने संकल्प पारित किया है। आपको सर्वप्रथम जो पहले से आरक्षण तय था, 50% के अंदर आरक्षण तय करना था, उसके बाद जो अतिरिक्त आरक्षण, जो नया आरक्षण देना चाहते हैं, उसके लिए 9वीं सूची का संकल्प पारित करना था, जो सरकार ने नहीं किया। इसी तकनीकी कारणों से शायद मेरे ख्याल से राज्यपाल महोदय ने रोक रखा है कि कहीं ना कहीं ये फिर से आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए ना भाई, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, और उसको कहीं ना कहीं पर कोर्ट में फिर से याचिका लगाकर रोका जा सकता है। इसलिए इस पर खामियां चल रही है, क्योंकि ये सरकार की मंशा नहीं रही है कि आदिवासियों को उनका 32% आरक्षण तुरंत मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सरकार ने। चलिए, अब आरक्षण को लेकर बात हो रही है तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी जी जुड़े हैं, उनसे जरा इस पर बातचीत कर लेते हैं। सर, 2023 का विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, क्या लगता है ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये कितना असर डालेगा दोनों ही पार्टियों के लिए? जी, आरक्षण का इशू जो है वो खासतौर पे छत्तीसगढ़ के जो उत्तर बस्तर जिले के अंतर्गत ये भानु प्रतापपुर की सीट आती है। यहाँ पर आदिवासी आबादी की स्थिति डोमिनेटिंग है वोटर्स के रूप में। वे वैसे तो 29-30 सीटों को प्रभावित करते हैं।
या तकरीबन 35 सीटों पे आदिवासी वोट जो है वो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा की तुलना में अपन देखें तो प्रभावित करता है। अब इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आक्रोशित थे आदिवासी कि जो 32% उन्हें आरक्षण पहले मिल रहा था वो अचानक से रुक गया था, और जो तमाम तरह हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसे एडमिशन्स रुक गए थे कॉलेजेस में, और तमाम तरह की उनको आशंकाएं होने लगी थी। इस बीच जो उन्होंने सर्व आदिवासी समाज ने निर्दलीय प्रत्याशी अकबर राम कोर्राम को जो है समर्थन भी दिया था, और इसके कारण हम देखते हैं कि आज जो चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो 8वें 9वें राउंड तक के लगातार वो दूसरे स्थान पर भी अकबर राम कोर्राम चल रहे थे, और पहले स्थान पर तो सावित्री मंडावी जी थी ही लगातार, और भाजपा को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ रहा था। बाद में फिर धीरे से आगे ये हुआ कि भाजपा के कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेताम को आगे आने का मौका मिला। आगे के दौर में फिर 19वें राउंड तक के वे दूसरे स्थान पर स्थापित हो गए। तो ये देखते हैं कि आदिवासियों का वोट जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे पर था इस चुनाव में, और आदिवासी का जो वो अभी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण सरकारी नौकरियों के प्रति वो आकर्षण बढ़ा है, और निश्चित रूप से परिवारों में जिस तरह से स्थितियां आ रही, जागरूकता आ रही है, तो वो उस मुद्दे पर एकजुट हुए थे। और अगर इस मुद्दे पर कांग्रेस पहल नहीं करती तो निश्चित रूप से उसे आगे आने वाले चुनाव में भी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी नुकसान होता। इसलिए काफी सतर्कता से इस मुद्दे को गंभीरता से कांग्रेस ने डील किया, और ये भाजपा इस मुद्दे पर शायद कमजोर पड़ी, और भाजपा ये इस्टेब्लिश करने में आदिवासियों के बीच असफल रही कि वो आरक्षण को लेकर उतनी गंभीर है, तो इसके कारण शायद वोट बैंक में असर पड़ा। और जो चुनाव में जो परिणाम हमें बताते हैं कि सावित्री देवी को भी जो वोट मिले वो ओबीसी वोट और आदिवासी वोट मिले, और जो ओबीसी वोट भाजपा की ओर टर्न हो सकते थे वो भी कांग्रेस को मिले। इस कारण से जो कमिटेड वोट है वो ही बीजेपी को मिला, और सावित्री देवी को जीत हासिल हुई। जी चलिए, समय कम है, जल्दी से अब देवलाल जी के पास चलते। देवलाल जी, देखिए भूपेश पर भरोसा जताया गया, और देखिए इसके पहले जो 4 उपचुनाव हुए थे उनमें भी हमने देखा था कि कांग्रेस जीती, और ये 5वें में भी कांग्रेस को जीत मिली है। तो क्या लगता है कि किन किन बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव अब देखा जाए तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को बखूबी कर रही है। आज नहीं तो कल ये जो आदिवासियों वाला मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग का आरक्षण मिल पाएगा, क्योंकि जो इन लोगों ने जो बिल पेश किया है उसमें संभावनाएं कम है कि कहीं ना कहीं आगे जाकर ये भूपेश बघेल जी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आगे जाकर 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र के पाले में गेंद डालने वाले हैं, क्योंकि 9वीं अनुसूची को संरक्षण देना केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के हाथों में होता है। आप लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे उनके हित में, कि आप लोग नहीं चाहते 9वीं अनुसूची में ये शामिल हो और आरक्षण प्रदेश के आदिवासियों को मिले? नहीं चाहते हो? बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं। आपको जब तकनीकी बात नितिन जी ने बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास भी आऊंगी। आप षड्यंत्र करना चाहते हैं, कांग्रेस कि आरक्षण मिले करती है कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आपस में लड़ाया जाए। इस प्रकार का इन लोगों ने आरक्षण बिल पेश किया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आरक्षण बिल को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और ये रुक सकता है। इसलिए इन लोगों ने उस आरक्षण के साथ 9वीं अनुसूची को पारित कराया, जो कि अनुचित है। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% के अंदर आरक्षण तय करते, उसके बाद अतिरिक्त आरक्षण के लिए इन लोगों को प्रावधान करते तो बहुत अच्छा होता। नितिन जी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। नितिन जी, कांग्रेस के लोगों की यही तो कमी है कि कोई भी अच्छी चीज को सुनना ही नहीं चाहते, कोई भी तकनीकी चीज को सुनना नहीं चाहते। ये अपनी सियासत वोट बैंक के फायदे के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। वो ये भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ कि आप जब 58% आरक्षण को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया तो 76% आरक्षण को कैसे स्वीकार करेगा? तो देवलाल ठाकुर जी बीजेपी ऑफिस में बैठ के चलिए नितिन जी, आप जल्दी से इस पर कमेंट दीजिए। देवलाल जी ने जो कहा उस पर आपका छोटा सा कमेंट चाहूंगी, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। बोलना है कि क्यों आ रही? जी बताइए नितिन जी, रखिए अपनी बात। ये जो हार का जो बता रहे हैं, हार की जो वजह बता रहे हैं, ये पटकथा भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में पहले ही बैठ के लिखी जा चुकी थी कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलना है। ये वही बोल रहे हैं, इनका कसूर नहीं है, ये अपने पार्टी के धर्म का पालन कर रहे हैं। पर
जो शिकस्त इन्हें मिली है, बड़ी मुंह की शिकस्त मिली है और ये समझ में आ गया कि न्याय जो होता है वो न्याय ही होता है। कैसा एक दुष्कर्म और बलात्कारी के आरोप के व्यक्ति को इन्होंने टिकट दी और उस व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल देखिए, आज भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और एक बार फिर से 5वीं बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, भूपेश पर भरोसा जताया है। हमारे साथ जितने भी राजनीतिक मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, आज का मुद्दा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।